सबसे पहले ये जानेंगे कि दोस्तों प्रकाश होता क्या है। ठीक है, तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर मान लीजिए आपका आँख सही है और प्रकाश नहीं है तो क्या आप किसी वस्तु को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ती है। और आपके घरों में जो लाइट होती है वो क्या है? प्रकाश है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, जो प्रकाश होती है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कभी टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं गमन करती है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, ये भी आपको याद रखना है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। ठीक है, जो प्रकाश की चाल होती है, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि प्रकाश की चाल कितनी होती है तो 3 लाख किलोमीटर सेकेंड। अगर आपको इस तरह भी दिया जा सकता है 3 × 10⁻⁴ होगा। ठीक है, 3 × 10⁻⁵ किलोमीटर सेकेंड। यहाँ पे दोस्तों मीटर होना चाहिए। ठीक है, या वाला में। ठीक है, यहाँ पे तो हो गया 3 × 10⁻⁵ किलोमीटर। अब जब किलोमीटर को आप मीटर में बदलोगे तो 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होगा। ये भी आपको याद रखने हैं। कई प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला टॉपिक है हमारा किरण। किरण क्या है? ठीक है, जो प्रकाश होती है, तो जो प्रकाश का चलने का पथ होता है, रास्ता, उसी को हम किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने के पथ को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ चुकी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, अगला टॉपिक है किरण पुंज। जो प्रकाश होती है उसके किरणों के समूह को, यानी एक प्रकाश कई किरण मिलकर किरण पुंज का निर्माण करती है, तो उसी को बोलते हैं किरण पुंज। जब एक किरण चले प्रकाश तो उसको कहेंगे किरण, जब बहु किरणों का समूह चले तो उसको कहेंगे किरण पुंज। अगला है किरण पुंज के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ बीम। जो किरण पुंज होती है निम्नलिखित 3 प्रकार की होती हैं। पहला है अभिसारी किरण पुंज, दूसरा होता है अपसारी, और तीसरा समांतर किरण पुंज होती है। अब आइए इसके बारे में इसका नॉलेज लेते हैं कि अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, अपसारी किरण पुंज क्या होता है और समांतर किरण पुंज क्या होता है। पहला है हमारा अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज होता क्या दोस्तों? जब किरण पुंज, जो किरणों का समूह होता है, जब एक बिंदु पर जाके मिलेगा, ठीक है, बहुत सारी किरणों का समूह जब एक बिंदु पर आकर मिलेगी तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। जैसे भी लिखा हुआ है, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। बहुत सारी किरणों का समूह है, जब एक बिंदु पर आकर मिले उसे कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला है अपसारी किरण पुंज। ठीक है, अगला क्या है? अपसारी किरण पुंज। किरण पुंज के निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं, अभिसारी, अपसारी और समांतर, जिसमें हमने अभिसारी पढ़ लिया और अपसारी अब की बारी है। जो अभिसारी किरण पुंज होती है, ठीक है, जब एक बिंदु से निकलकर प्रकाश फैलती है, ठीक है, एक बिंदु से निकलकर प्रकाश क्या होती है? जब फैलती है तो उसे बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। जब एक बिंदु पर जाकर मिले उसे कहेंगे अभिसारी, और एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैले उसे क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। तो वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से, किसी भी स्रोत से निकलकर फैलेगी जब, उसे कहेंगे अपसारी किरण पुंज। अगला किरण पुंज का प्रकार है हमारा समांतर किरण पुंज। तो ये क्या होता है? जब किरणों का समूह होता है, ठीक है, जब किरणों का समूह एक दूसरे के समांतर हो। समांतर कहने का ये मतलब हो कि उनका जो डिस्टेंस है सभी जगह क्या हो? समान हो, तो उसे समांतर किरण पुंज कहेंगे। ये जो किरणों का समूह है, ठीक है, ये जो किरणों का समूह है, इनके दिख रहे हैं आप सभी जगह क्या है? दूरी इक्वल है, उसे क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। रिवाइज कर लेते हैं। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? जब एक बिंदु पर जाकर मिले और एक बिंदु से जाकर अलग अलग फैले, ठीक है, अगर एक बिंदु से इस तरह जब निकलती है उसे कहते हैं अपसारी, और जब किरणों का समूह एक दूसरे के समांतर हो, ठीक है, यानी सभी जगह दूरी क्या हो? एक इक्वल हो, तो उसे कहेंगे समांतर किरण पुंज। उम्मीद है यहाँ तक आपको सभी बातें समझ में आ रही होगी। और अगला देखते हैं। ठीक है, अगला है प्रकाश के आधार पर वस्तु।
ठीक है। क्या कंडीशन है वस्तु का ये देखेंगे। प्रकाश के आधार पर निम्नलिखित वस्तु होती है, ठीक है। पारदर्शी, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, और पारभासी ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, अपारदर्शी ओपेक्यू ऑब्जेक्ट, और प्रकाशमान वस्तु लुमिनस ऑब्जेक्ट। अप्रकाशमान एक होता है जिसको बोलते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। आइए अब इसके बारे में बारी बारी नॉलेज लेते हैं कि पारदर्शी वस्तु क्या होता है, ठीक है। तो पारदर्शी वस्तु के बारे में समझते हैं। वह वस्तु होता है जिससे प्रकाश की किरण पार कर जाए। अगर कोई भी वस्तु है जिससे अगर प्रकाश की किरण पार कर जा रही है तो वह जो वस्तु होगा क्या होगा, पारदर्शी वस्तु होगा। जिससे पार कर जाए किरण पारदर्शी वस्तु कहलाता है। जो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कांच। अगर आप शीशा को लेते हो तो शीशा से प्रकाश की किरण पार कर जाती है, तो ये कौन वस्तु हुआ, पारदर्शी वस्तु। लेंस, लेंस से भी प्रकाश की किरण पार कर जाती है, तो ये भी क्या होगा, पारदर्शी वस्तु। कहने का मतलब ये है जब वस्तु से प्रकाश की किरण पार कर जाएगी तो उसे हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं। और इसका एक और उदाहरण है प्रिज्म। ये भी आपके एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। अगला है पारभासी वस्तु, ठीक है। कोई भी वस्तु है आंशिक किरण यानी थोड़ी सी किरण पार हो एकदम नगण्य के रूप में, तो क्या होगी, पारभासी वस्तु होगी। जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कागज, पॉलीथीन। अगर आपको चेक करना है तो तेल लगा हुआ कागज ले लीजिए और उससे टॉर्च ला के देखिए। थोड़ा सा किरण पूरी तरह से किरण, अगर पूरी तरह से किरण पार कर जाए उसे बोलते हैं पारदर्शी। अगर आंशिक किरण पार करे, कुछ ही किरण पार कर से, ठीक है, तो उसे बोलेंगे पारभासी। समझ में आ गया। पारदर्शी जिससे पूरी तरह से किरण पार कर जाए। पारभासी वस्तु वो होती है जिससे आंशिक किरण पार करे यानी थोड़ी सी किरण पार करे, ठीक है, उसे बोलते हैं पारभासी। अगला होता है अपारदर्शी, ठीक है। अपारदर्शी का मतलब क्या होता है, जिससे प्रकाश की किरण नहीं पार करे उसे बोलते हैं अपारदर्शी। क्या होता है, जिससे प्रकाश की किरण पार नहीं करे उसे बोलते हैं अपारदर्शी, ठीक है। जिसका उदाहरण हो जाएगा दर्पण, जो आपके नॉर्मली घरों में होता है जिसमें आप सूरज देखते हो, वो क्या है, एक अपारदर्शी है, उससे प्रकाश की किरण पार नहीं करती है। अगर पार करता तो उसमें आप अपना चेहरा नहीं देख पाते। दूसरा उदाहरण है ईंट। ईंट में क्या आप प्रकाश पार कर सकते हैं, नहीं। अगला उदाहरण हो जाएगा पत्थर। अगला देखते हैं। अगला है प्रकाशमान, ठीक है। प्रकाशमान वस्तु तो वह वस्तु जिससे प्रकाश का विकरण या उत्सर्जन हो, जिससे प्रकाश का उत्सर्जन हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, प्रकाशमान वस्तु। और इसके अलावा प्रकाशमान वस्तु के अलावा इसे दीप्तमान वस्तु भी कहते हैं या आत्म दीप्त वस्तु भी कहा जाता है। जैसे हो गया बल्ब, जलता हुआ बल्ब, ये क्या है, एक प्रकाशमान वस्तु है, ठीक है, इससे क्या हो, प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। मोमबत्ती हो गया, सूर्य हो गया, ठीक है, और तारा। अगला है अप्रकाशमान वस्तु। ये क्या होता है, प्रकाशमान वस्तु जिसे प्रकाश का उत्सर्जन हो, ठीक है, और इससे होता प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है। जैसे ईंट, क्या ईंट प्रकाश देती है, नहीं देती है। उसी तरह हो गया चंद्रमा, चंद्रमा के पास भी अपना प्रकाश नहीं होता है। इससे भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि चंद्रमा प्रकाशमान वस्तु है या अप्रकाशमान वस्तु है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चंद्रमा एक अप्रकाशमान वस्तु है। इसी तरह हो गया पत्थर, पत्थर भी अप्रकाशमान ही वस्तु है जिससे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है। क्या है, पत्थर प्रकाश देती है, तो नहीं देती है। उसी तरह ग्रह, ग्रह के पास भी अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से ही क्या करता है, चमकता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है, ठीक है। अगला टॉपिक है प्रकाश की घटना, ठीक है। क्या क्या घटनाएं होती है इस बारे में पढ़ेंगे। जो प्रकाश की निम्नलिखित दो घटनाएं होती है, एक होती है परावर्तन जिसे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और एक होता है अपवर्तन जिसे हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए परावर्तन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कोई भी प्रकाश है, ठीक है, अगर प्रकाश है किसी वस्तु से टकराकर, ठीक है, किसी भी वस्तु से टकराती है और वापस लौटती है, ठीक है, तो इस घटना को क्या कहा जाता है,
परावर्तन कहा जाता है। जब कोई किरण किसी वस्तु पर, मान लीजिए ये दर्पण है, ठीक है, यानी जो ऐनक जिसको बोल सकते हैं, अगर उस पर प्रकाश टकराती है तो वापस लौट जाती है, यही क्या है, परावर्तन है। तो प्रकाश की वह घटना जिसमें प्रकाश किरण किसी सतह यानी किसी भी वस्तु पर कहे तो पड़ने के बाद वापस लौट जाए, उसे क्या कहेंगे, परावर्तन। क्या कहेंगे, परावर्तन कहेंगे। जब प्रकाश किरण किसी वस्तु पर टकराती है और टकराकर वापस लौट जाती है, अगर टकराकर फिर अंदर घुस जाए, ठीक है, उसके आर पार हो जाए, तो उसे बोलते हैं अपवर्तन, जिसको हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और किसी वस्तु से टकराकर वापस आती है उसे बोलते हैं हम परावर्तन, ठीक है। तो प्रकाश की वह घटना जिसमें प्रकाश किरण किसी सतह या वस्तु पर पड़ने के बाद पुनः वापस लौट आए, उसे बोलते हैं हम परावर्तन, ठीक है। जो किरण आती है, ठीक है, जो किरण, मान लीजिए ये दर्पण है, ठीक है, कोई भी दर्पण है, इससे जब वस्तु प्रकाश आई, इस पे टकराई, तो जो आती है किरण, ठीक है, जो टकराती है किरण उसे बोलते हैं आपतित किरण। जो टकरा कर वापस जाती है, ये किरण टकरा कर यहाँ से वापस गई, तो इसे क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नोट में लिखा भी हुआ है कि प्रकाश की वह किरण जो किसी स्रोत से निकलकर किसी सतह या वस्तु पर पड़ती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये प्रकाश की किरण है, ठीक है, किसी सतह पर पड़ रही है, तो इसे बोलेंगे हम आपतित किरण, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर टकराती है, ठीक है, प्रकाश है किसी सतह पर टकराई, तो इसको बोलेंगे हम आपतित किरण। और जब टकरा कर वापस लौटेगी, यहाँ पे टकराई और वापस लौट आई, तो इसे बोलेंगे हम परावर्तित किरण। और एक होता आपतन बिंदु, ठीक है, जहाँ आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है, ये जो आपतित किरण है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, आपतित किरण, यानी जो प्रकाश किरण है किसी वस्तु से टकराई, तो ये क्या है, आपतित किरण है। ये जो बिंदु है, जिस बिंदु पर ये टकराएगी उसे क्या बोलेंगे हम, आपतित किरण बोलेंगे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और ये काल्पनिक रेखाखंड होता है, ठीक है, जो अपना से बनाया जाता है। परावर्तित किरण के बाद जान चुके हैं कि क्या होता है, जो टकरा कर वापस आती है उसे बोलेंगे हम परावर्तित किरण। तो प्रकाश की वह किरण जो किसी सतह से टकरा कर वापस, अभी तो आपको बात किए हैं, जब प्रकाश की जो किरण है वापस लौटेगी तो क्या बोलेंगे उसके, परावर्तित किरण, ठीक है। अगला होता है आपतन बिंदु, ठीक है, जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसे क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। कहने का मतलब ये है, ये आपतित किरण है, ठीक है, जिस बिंदु पर टकराई, यानी जो आपतित किरण है या इस बिंदु पर टकराई, यहाँ पे जो पीला कलर का दिखाई दे रहा है ड्रॉ हुआ है, ये इस बिंदु पर टकराई, तो इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण, आपतन बिंदु बोले। जिस बिंदु पर ये टकराती है उसे आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। और जिस बिंदु से परावर्तित किरण निकलती है उसे क्या बोलते हैं, परावर्तन बिंदु। जिस बिंदु से परावर्तित किरण निकलती है, यानी कहने का मतलब ये है, ये जो किरण है जिस बिंदु से निकल रही है, ठीक है, उसे बोलेंगे परावर्तन बिंदु, ठीक है। आपतन बिंदु पर सतह की तरह काल्पनिक रेखाखंड जो लंब हो, ठीक है, वो अभिलंब कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये है, आपतन बिंदु पर, ठीक है, ये जो बिंदु है आपतन बिंदु पर, ये जो क्या है, आपतन बिंदु पर सतह के द्वारा काल्पनिक रेखाखंड, ये बनावटी रेखाखंड जो है इसी को बोलते हैं अभिलंब। दोस्तों, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बनता है कोण उसे क्या बोलते हैं, आपतन कोण, ठीक है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण बनता है उसे, ये जो कोण है, ये कोण, ठीक है, ये कोण जो होता है क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है, ठीक है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के बना कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन बनेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में खासकर, ठीक है। और जो अभिलंब होता है ये भी आपको याद रखना कि एन से सूचित किया था, ठीक है। अभी जान चुके हैं आपतन कोण क्या होता है, ठीक है,
अभिलंब और आपतन कोण के बीच आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। और इसे आई से सूचित किया जाता है, इसे आई से सूचित किया जाता है। अगला है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण और अभिलंब, अभी तो बात किए कि जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण, और इसे हमेशा आर से सूचित किया जाता है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अगला देखिए, अगला है दर्पण, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मिरर, ठीक है। तो वह सतह जिससे प्रकाश का पूर्ण परावर्तन हो, ठीक है। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है, जब आप किसी भी वस्तु को देखते हो, किसी वस्तु को आप तब देख पाएंगे जब वह जो प्रकाश है उस टकराकर आपकी आंखों तक आएगी, ठीक है, तभी आप किसी वस्तु को देख पाएंगे। तो यहाँ पे जो दर्पण होता है परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण होता है, ठीक है। तो वह सतह जिससे प्रकाश का पूर्ण यानी पूरी तरह से किरण गई और पूरी तरह से वापस लौट आई, ठीक है, तो वह दर्पण कहलाता है। पूर्ण वह सतह जिससे प्रकाश का पूर्ण परावर्तन हो दर्पण कहलाता है। ये जो होता है कांच का बना होता है, ठीक है, कांच या शीशा, और इसके एक सतह पर चांदी के ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। एक सतह पर इसके चांदी ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को कलई करना या रंजित करना कहते हैं। यह भी आपको ये इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मिरर, दर्पण के प्रकार। दर्पण जो होता है निम्नलिखित दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। आगे जानते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण क्या होता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि क्लास 10 का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप वीडियो डालें तो आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाए, ठीक है। तो समतल दर्पण होता क्या है? समतल दर्पण नाम से ही स्पष्ट है, समतल। समतल क्या हो? बराबर। वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल अथवा सपाट हो, ठीक है। वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल अथवा सपाट हो उसे क्या बोलेंगे? समतल दर्पण। जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपके घरों में जो ऐनक लगा हुआ है, ठीक है, वो क्या है? समतल दर्पण है। जिसकी परावर्तक सतह क्या होती है? जिस तरह से दिखाई देता है, मतलब अगर आप चेहरा देखते हो जिस साइड से, वो क्या है? उसको बोलते हैं परावर्तक सतह। यानी परावर्तक जो सतह होती है क्या होती है? सपाट होती है, यानी समतल होती है, बराबर होती है। तो वही होता है जिसकी परावर्तक सतह समतल अथवा सपाट होती है, वो क्या कहलाती है? समतल दर्पण कहलाती है। अगला है गोलीय दर्पण, ठीक है। वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का हिस्सा या भाग हो। ये जो दर्पण है, ठीक है, गोलीय दर्पण। जो गोलीय दर्पण होता है ये गोले को काट कर बनाया जाता है, ठीक है। जो गोलीय दर्पण होता है वो किसी गोले को, ठीक है, काट कर बनाया जाता है। ये जो मान लेते और गोलीय दर्पण दो प्रकार की होती है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। ये इस तरह से बना होगा, ठीक है, सॉरी, ये किसी गोले को यहाँ से काट कर बनाया गया है, ठीक है। जिसका अगला उदाहरण देख ले बारे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में नहीं आई है, गोलीय दर्पण समझ में नहीं आया तो आगे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है, ठीक है। चलते हैं। जो गोलीय दर्पण होती है दो प्रकार की होती है, अवतल दर्पण, एक होती है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को बोलते हैं कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर, उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो अवतल दर्पण होता क्या है दोस्तों? कोई जो गोलीय दर्पण का उदाहरण है ये किससे बनाया जाता है? तो किसी गोले को काट कर बनाया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे अवतल दर्पण है, तो ये जो अवतल दर्पण होगा ये किसी गोला को काट कर ही बनाया होगा, ठीक है। यहाँ से ये पूरा गोला है और यहाँ से इसको कट कर बनाया होगा, ये हो गया क्या? अवतल दर्पण, ठीक है। तो समझ गए कि कैसे बनता है अवतल दर्पण। तो वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धसी हुई हो, जिस तरफ से आपको दिखाई देता है, ठीक है,
ये हो गया परावर्तक, और इसके पीछे क्या है, कलई पॉलिश किया हुआ है, रंगा हुआ है। तो जिस तरफ से दिखाई देता है वही उसको ही बोला जाता है परावर्तक सतह। तो जिसकी परावर्तक सतह धसी हुई हो, ये धसा हुआ है ना, ये जो इसकी परावर्तक सतह है क्या है, धसा हुआ है, और पीछे से इसका क्या कलर किया हुआ है, जिस तरफ से दिखाई देता है उसी को बोलते हैं परावर्तक सतह। ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धसी हुई हो अवतल दर्पण कहलाता है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर है। अगला देखते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण। तो वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह, वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उभड़ा हुआ हो, यानी जिस तरफ से आपको दिखाई देता है, ऐनक है जिस साइड में आपको दिखाई देता है, उसी तरह बात की जाए उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में जो इसका परावर्तक सतह क्या हो जाएगा, ये तो यानी परावर्तक सतह जिसका उभड़ा हुआ हो उत्तल दर्पण, और जिसका धसा हुआ हो क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। जिसका उभड़ा हुआ हो उत्तल दर्पण और जिसका धसा हुआ क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। ठीक है। अगला है कि दर्पण के पद, टर्म्स ऑफ मिरर। ठीक है, दर्पण के पद, कुछ शब्द दर्पण के लिए प्रयोग किए जाते हैं जिसे हम दर्पण के पद कहते हैं, जो निम्नलिखित है। यहाँ तक वो समझ में नहीं है कि ये दर्पण का पद होता क्या है, तो देखते जाइए वीडियो और पूरा समझ में जरूर आएगा। सबसे पहले होता है द्वारक। ठीक है, आप जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एपरेचर। तो समझ लेते हैं कि ये द्वारक होता क्या है। ये जो दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण, इसके मुहाने यानी यहाँ तक की लंबाई को, ठीक है, इसके मुंह की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, द्वारक। ठीक है, ये अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण में वही सेम ही होता है कि इसके लंबाई को क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। द्वारक क्या है, दर्पण की मुहाने की यानी मुंह की लंबाई को क्या बोलते हैं, द्वारक कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला होता है इसमें ध्रुव। अगला होता है इसमें ध्रुव, जिसकी इंग्लिश में बोला जाता है पोल। ठीक, तो ये दर्पण है। ठीक है, ये कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो जो दर्पण होता है उसकी आकृति के मध्य बिंदु को, ठीक है, ये जो बिंदु है इसको क्या बोलेंगे, ध्रुव। ये अवतल दर्पण है। और उत्तल दर्पण में उसी तरह होता है, जो आकृति है इसके मध्य बिंदु को, ठीक है, इसके मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। तो दर्पण के ज्यामितीय आकृति के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं। अगला है हमारा वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र। ठीक है, कोई भी जो दर्पण होता है या अवतल उत्तल, किसी खोखले गोले का हिस्सा या भाग होता है, यानी किसी गोले का भाग होता है, गोले को काट कर ही तो बनाया जाता है उत्तल या अवतल। ठीक है, ये जो दर्पण होती है, ठीक है, ये अवतल दर्पण है, ये किसी गोले को काट कर बनाया होगा। ठीक है, तो जो गोला होता है इसके केंद्र को, इसके केंद्र को हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। ठीक है, जो दर्पण होता है किसी खोखले गोले का हिस्सा या भाग होता है, यानी गोले को एक काट कर ही क्या बनाया जाता है, दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण की बात किया जाए खासकर, तो जो दर्पण होता है किसी गोले को ही काट कर बनाया जाता है। जो गोला का केंद्र होता है, ठीक है, गोला का जो केंद्र होता है उसी को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। ठीक है, समझ में आ गए। जो केंद्र होता है गोले का उसी को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। अगला है हमारा वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ क्रिवेचर। ठीक है, जो दर्पण का ध्रुव होता है, ठीक है, जो दर्पण का ध्रुव, तो दर्पण का ध्रुव यहाँ पे क्या है, ये है, ये जो दर्पण का ध्रुव है और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। ये वक्रता त्रिज्या, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, ये दर्पण है, ठीक है, और इसका क्या है, ये पोल है यानी ध्रुव। दर्पण के ज्यामितीय आकृति के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हो गई केंद्र। ठीक है, जो दर्पण होती है किसी खोखले गोले का हिस्सा या भाग होता है, यानी कहने का मतलब ये है, जो दर्पण होती है किसी गोले का भाग होता है, गोले को तो काट कर ही बनाया जाता है ना दर्पण, तो उसके केंद्र को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र, ठीक है, यहाँ तक और
केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर है। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगला है हमारा मुख्य अक्ष, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो अभी तक आपने ध्रुव, वक्रता केंद्र ये सब बारे में पढ़ लिए। अगला है मुख्य अक्ष। ये होता क्या है? जो दर्पण का ध्रुव होता है, मान लीजिए ये दर्पण है और इसका ये क्या है? ध्रुव है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पोल। और ये क्या है? केंद्र, वक्रता केंद्र। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सरल रेखा को, नहीं सीधी रेखा को ही मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सरल रेखा यानी सीधी रेखा को ही मुख्य अक्ष बोला जाता है। ये भी अगली काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे भी। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोला जाता है। ये जो रेखा है इसको क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलेंगे। अगला है हमारा फोकस। ठीक है, या मुख्य फोकस। देखते हैं फोकस होता क्या है। जो दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण है और ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। जब मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, जब वो मुख्य अक्ष के समांतर, यानी मुख्य अक्ष के समांतर कौन किरण हुआ? ये किरण। तो किरण आरेख के नियम में अगला टॉपिक में पढ़ना ये है, जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो फोकस से निकलती है। ठीक है, फोकस से निकलती है, यानी इसमें पढ़ना है कि फोकस होता क्या है या मुख्य फोकस। तो मुख्य अक्ष के समांतर, ये जो समांतर किरण है टकराती है और वापस जिस बिंदु पर आती है, ठीक है, यानी ये इस बिंदु पर कटी, तो यही क्या है? हमारा फोकस है। ठीक है, ठीक है, ये इस बिंदु से आई, यानी ये यहां से आई और इस बिंदु पर कटी। ठीक है, तो ये क्या है? एक फोकस है। ठीक है, और किरण आरेख के नियम ये पढ़ेंगे, जो समांतर जाती है तो किस किरण से कहाँ से लौटती है? फोकस से जाएगी तो कहाँ से लौटेगी? ये आपको किरण आरेख के नियम में पढ़ना है। यहाँ तक ये समझिए कि जब मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और जब वापस लौटती है और वापस लौट के जिस मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, यानी जो मुख्य अक्ष है इसको कहाँ काटी? यहाँ काटी, तो ये क्या है? इसको हम बोलेंगे फोकस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? फोकस। और इसे हमेशा एफ से सूचित किया जाता है। ठीक है, मुख्य फोकस या फोकस को हमेशा एफ से सूचित किया जाता है। अगला है हमारा फोकस दूरी। फोकस दूरी, ठीक है, जो दर्पण का ध्रुव होता है, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी बोला जाता है। ये दर्पण है, ठीक है, और इसको हम कलई कर देते हैं, ठीक है, रंग देते हैं। और ये क्या है? पोल है, और ये केंद्र है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए फोकस है। ठीक है, तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं और इसे हमेशा एफ से सूचित किया जाता है। ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच को दूरी को ही हम फोकस दूरी कहते हैं, तो इसे हमेशा एफ से सूचित किया जाता है। यानी फोकस दूरी होता क्या है? तो फोकस और ध्रुव के बीच, दर्पण के ध्रुव के बीच दूरी को ही हम फोकस दूरी कहते हैं। कई बार इससे भी क्वेश्चन आपके लिए पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है प्रतिबिंब। ठीक है, तो प्रतिबिंब होता क्या है? नॉर्मल भाषा में क्या है, जब आप ऐनक में देखते हो तो आपका चित्र बनता है ऐनक में, तो ये क्या एक प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब बनता कैसे है दर्पण में, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, आगे आगे देखते जाइए होता क्या है। तो प्रतिबिंब होता क्या है? तो जो प्रवर्तित किरणें होती है, अपवर्तित किरणें, प्रवर्तित किरणें अपवर्तित बिंदु जिस बिंदु पर काटती है, ठीक है, वो आगे आपको समझ में आएगा कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली भाषा ये समझिए कि जो प्रवर्तित किरणें और अपवर्तित किरणें काटती है या काटती हुई महसूस होती है, जहाँ काटेगी वहीं प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ठीक, प्रतिबिंब निम्नलिखित दो प्रकार के होता है, एक होता है वास्तविक और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के प्रकार कितने होते हैं? दो,
वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रियल इमेज, और दूसरा होता है इमेजिनरी इमेज। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब का क्या होता है? तो वह प्रतिबिंब जो वास्तविक किरणों के कटान बिंदु से बनता है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में अभी नहीं आ रहा होगा, आगे आगे आपको समझ में आएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता कैसे है। ठीक, यहाँ तक ये समझिए कि वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वह है वास्तविक किरणों के कटान बिंदु से बनता है। यहाँ तक आपको ये सिर्फ याद रखना है कि वास्तविक किरणों के कटान बिंदु से बनता है, और आगे ये पढ़ेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता कैसे है। ठीक है, तो ये पार्ट 2 वीडियो में आएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता कैसे है। और यह तो इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। ठीक है, जो वास्तविक प्रतिबिंब होती है इसे क्या पर्दे पर उतारा जा सकता है। ठीक है, और यह मुख्य वस्तु के अपेक्षा क्या होता है, उल्टा होता है। अभी आप